वॉल स्ट्रीट पर सोमवार को मार्केट थोड़ा कॉशियस मोड में रहा, जहां डाउ जोन्स हल्के गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक ने छोटी बढ़त के साथ नया रिकॉर्ड बना लिया। इस तेजी के पीछे खासतौर पर एनवीडिया और क्वालकॉम जैसे टेक स्टॉक्स का बड़ा योगदान रहा। हालांकि सेमीकंडक्टर स्पेस में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, जहां फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स की लगातार 18 दिन की रैली टूट गई। इसके बावजूद ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है और S&P 500 अपने 2020 के बाद के सबसे अच्छे मंथली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहा है। मार्केट की तेजी कितनी तेज रही है, इसका अंदाजा RSI इंडिकेटर से लगाया जा सकता है। RSI, जो मार्केट की ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने का संकेत देता है, वो सिर्फ 12 सेशंस में ओवरसोल्ड से ओवरबॉट जोन में पहुंच गया, जो एक तेज और अग्रेसिव रैली का संकेत है। ग्लोबल टेंशन्स अभी भी मार्केट को प्रभावित कर रही हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर US और ईरान के बीच बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। ईरान ने प्रपोजल दिया है कि अगर US ब्लॉकेड हटाए और फ्यूचर सिक्योरिटी की गारंटी दे तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है, लेकिन अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इन्वेस्टर्स की नज़र अब दो बड़े ट्रिगर्स पर टिकी हुई है। पहला है US फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जहां जेरोम पावेल का फैसला मार्केट की दिशा तय करेगा। अगर फेड सॉफ्ट स्टैंस लेता है तो ग्लोबल मार्केट्स में लिक्विडिटी बढ़ सकती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है बिग टेक कंपनियों के रिजल्ट्स, जिनमें अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, मेटा प्लेटफॉर्म्स और एप्पल शामिल हैं। इन कंपनियों के नंबर्स ये तय करेंगे कि मार्केट की रैली आगे टिके भी या नहीं। क्रूड ऑयल की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, क्योंकि हॉर्मोज स्ट्रेट लगभग बंद जैसा बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड $108 के ऊपर है और US क्रूड भी $97 के करीब पहुंच रहा है, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन और कॉस्ट प्रेशर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने भी क्रूड ऑयल के आउटलुक को रिवाइज करते हुए कहा है कि इस साल के अंत तक एवरेज प्राइस $90 प्रति बैरल रह सकता है। साथ ही गल्फ रीजन से ऑयल सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल होने में जून के अंत तक का समय लग सकता है, जिससे एनर्जी मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। US मार्केट में इंडियन IT स्टॉक्स पर दबाव देखा, जहां इन्फोसिस का ADR करीब 4.5% गिरा, जबकि विप्रो हल्की बढ़त के साथ फ्लैट रहा। इसका मतलब है कि ग्लोबल लेवल पर IT सेक्टर को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इन्वेस्टर्स कॉशियस नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बैंकिंग और फार्मा स्टॉक्स रिलेटिवली स्टेबल रहे, जहां ICICI बैंक और HDFC बैंक लगभग फ्लैट बंद हुए, जबकि डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी देखने को मिली। छोटे स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रही, जैसे रोडजेन इंक में तेज उछाल और सिफाई टेक्नोलॉजीज में गिरावट देखने को मिली। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी करीब 24,048 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो पिछले क्लोजिंग लेवल 24,092 से थोड़ा नीचे है। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट की शुरुआत फ्लैट से हल्की कमजोरी के साथ हो सकती है, यानी शुरुआत में ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल सकती। कल मार्केट में जो तेजी दिखी है उसे थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सीधी साधी बुलिश रैली नहीं थी। निफ्टी 50 करीब 195 पॉइंट्स चढ़कर 24,092 पर बंद हुआ, लेकिन इससे पहले लगातार 3 सेशंस में करीब 679 पॉइंट की गिरावट आई थी। इसलिए आज की तेजी में शॉर्ट कवरिंग का भी बड़ा रोल हो सकता है, यानी ट्रेडर्स ने अपनी बेचने वाली पोजीशंस बंद की। सेंसेक्स भी करीब 639 पॉइंट्स चढ़कर 77,303 पर बंद हुआ, लेकिन असली ताकत ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे ये संकेत मिलता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी मजबूत बनी हुई है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा कमजोर रहा, जो इस रैली की एक कमी मानी जा सकती है। निफ्टी बैंक पिछले कुछ दिनों से दबाव में है और आज की तेजी में भी बैंक्स ने ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया। खासकर प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते दिखे। सेक्टर वाइज अगर देखें तो फार्मा सेक्टर सबसे बड़ा विनर रहा, जिसमें सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बड़ी डील का असर दिखा। इसके अलावा IT और रियल्टी सेक्टर्स में भी 2% से ज्यादा की तेजी रही, जबकि पहले IT में भारी गिरावट आई थी, जिससे ये एक रिलीफ रैली भी हो सकती है। FII और DII का बिहेवियर मार्केट की दिशा समझने में बहुत अहम है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस हैं और डेरिवेटिव्स में उन्होंने ज्यादा पुट ऑप्शंस खरीदे हैं, जो डाउनसाइड की तैयारी दिखाता है। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जिससे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। ग्लोबल फैक्टर्स भी मार्केट को काफी प्रभावित कर रहे हैं। ईरान और US के बीच टेंशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का इशू अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, लेकिन ईरान के पीस प्रपोजल की खबर से मार्केट को थोड़ी राहत मिली और इसी वजह से कल रैली आई। क्रूड ऑयल की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। ब्रेंट करीब $160 के आसपास है। इससे इंडिया के सेक्टर्स जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर प्रेशर आ सकता है, जबकि एनर्जी और डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स को फायदा मिल सकता है। गोल्ड की कीमतें भी रिकॉर्ड के करीब बनी हुई हैं, जो ये दिखाती हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी भी सेफ हेवन एसेट्स में पैसा डाल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी खत्म नहीं हुई है।
ऑप्शंस डेटा से साफ संकेत मिलता है कि 24,000 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट है और 24,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी मार्केट फिलहाल एक रेंज में फंस सकता है जब तक कोई बड़ा ट्रिगर ना आए। इंडिया विक्स अभी भी 19 से 20 के आसपास बना हुआ है, जो ये बताता है कि वॉलेटिलिटी और डर अभी भी मार्केट में मौजूद है। आमतौर पर रैली के समय विक्स गिरता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, जिससे ये रैली थोड़ी कमजोर और भरोसे के लायक कम लगती है। ग्लोबल मार्केट से मिक्स्ड लेकिन थोड़ा पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। जापान और साउथ कोरिया के मार्केट्स में अच्छी तेजी रही, जो इंडिया के लिए सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है। आने वाले दिनों में मैक्रो डेटा और इवेंट्स काफ़ी अहम रहने वाले हैं। इंडिया का आईआईपी डेटा, यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और यूएस जीडीपी नंबर्स मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। खासकर एफआईआई फ्लोज के लिए ये इवेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिजल्ट सीजन भी पूरी तरह से चालू है और कई बड़े स्टॉक्स पर नजर रहेगी। मारुति सुजुकी इंडिया, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स के रिजल्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री सेक्टर की दिशा तय कर सकते हैं। सन फार्मा ने ऑर्गेनॉन की एक्विजिशन अनाउंस की है, जो फार्मा सेक्टर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, लेकिन इसके साथ डेट भी आएगा, इसलिए इसमें रिस्क फैक्टर भी मौजूद है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स में प्रॉफिट थोड़ा कमजोर दिखा, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, जिससे ओवरऑल सेंटिमेंट न्यूट्रल टू पॉजिटिव रह सकता है। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए हैं, जिससे सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिविटी आ सकती है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी के लिए 24,000 सबसे अहम सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो डाउनसाइड और तेज हो सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 24,300 से 24,500 का जोन एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से निफ्टी अभी अपने 50 डीएमए के नीचे है, जो शॉर्ट टर्म में कमजोरी दिखाता है, लेकिन 200 डीएमए के ऊपर बना हुआ है, जिससे लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। आरएसआई और मैकडी जैसे इंडिकेटर्स अभी न्यूट्रल से थोड़ा बियरिश जोन में है, यानी मार्केट में अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है और कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि मार्केट ऊपर गया, लेकिन विक्स ज़्यादा नहीं गिरा। इसका मतलब है कि बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी हेज करके चल रहे हैं और उन्हें इस रैली पर पूरा भरोसा नहीं है। आने वाले हफ्ते में ट्रेडिंग डेज कम है, क्योंकि 1 मई को महाराष्ट्र डे की छुट्टी है, इसलिए पोजीशंस को थोड़ा सावधानी से मैनेज करना जरूरी होगा। कुल मिलाकर मार्केट में फिलहाल कॉशियस ऑप्टिमिज्म। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। सिटी यूनियन बैंक के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली और करीब 3% चढ़कर 271 रुपये पर बंद हुआ। इस तेजी के पीछे बड़ा कारण कंपनी का 3:1 बोनस शेयर का ऐलान है, यानी हर 3 शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। साथ ही 2 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड भी दिया जा रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने चौथी तिमाही में स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया है, जहां नेट प्रॉफिट करीब 14% बढ़कर 669 करोड़ रुपए पहुंचा। साथ ही रेवेन्यू में भी करीब 16% की बढ़त दिखी है, जिससे ये साफ है कि कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस बार काफी शानदार नंबर्स दिए हैं, जहां क्वार्टरली प्रॉफिट करीब 65% उछलकर 831 करोड़ रुपए पहुंच गया। पूरे वित्त वर्ष में भी प्रॉफिट 25% बढ़ा है, जिससे बैंक की ग्रोथ स्टोरी मजबूत नजर आ रही है। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट ने भी अच्छे नतीजे पेश किए हैं, जहां प्रॉफिट में करीब 29% की बढ़त देखने को मिली। इसका मुख्य कारण AUM यानी मैनेज किए जा रहे पैसों में बढ़ोतरी और SIP के जरिए लगातार पैसा आना रहा। पिरामल फाइनेंस लिमिटेड का प्रॉफिट इस बार बहुत तेजी से बढ़ा है और करीब 603 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल से लगभग 9 गुना ज्यादा है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल गेन्स का भी योगदान है, यानी ये पूरी तरह कोर बिजनेस ग्रोथ नहीं है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाया है, जहां प्रॉफिट करीब 35% बढ़कर 421 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही एसेट क्वालिटी में सुधार आया है, यानी बैंक के खराब लोन्स कम हो रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा संकेत है। रेलटेल कॉरपोरेशन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू करीब 145 करोड़ रुपए है। ये ऑर्डर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से मिला है, जिससे कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहतर होती है। कोल इंडिया ने चौथी तिमाही में स्टेडी ग्रोथ दिखाई है, जहां प्रॉफिट करीब 11% बढ़ा और रेवेन्यू में भी हल्की बढ़त रही। कंपनी ने 5 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है, जिससे इन्वेस्टर्स को सीधा फायदा मिलेगा। ट्रेंट लिमिटेड ने 1:2 बोनस शेयर का प्लान अनाउंस किया है, यानी हर 2 शेयर पर एक नया शेयर मिलेगा। हालांकि आज स्टॉक में हल्की गिरावट रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में बोनस अनाउंसमेंट सेंटिमेंट को सपोर्ट कर सकता है।
हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने 8 रुपये 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट 5 मई तय की गई है। स्टॉक में भी करीब 2% की बढ़त रही, जो पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाती है। फोनिक्स मिल्स ने मजबूत Q4 रिजल्ट्स दिए हैं, जहां प्रॉफिट करीब 50% बढ़ा और मार्जिन्स भी बेहतर हुए। रिटेल बिजनेस और कमर्शियल प्रॉपर्टीज से अच्छी डिमांड के चलते ओवरऑल परफॉर्मेंस मजबूत रहा। साथ ही 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी दिया गया। बालाजी अमीन्स ने वेस्ट एशिया टेंशन के बीच अब प्रोडक्शन को आंशिक रूप से फिर से शुरू कर दिया है। अमोनिया सप्लाई में सुधार आने के बाद मेथिल अमीन्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन चालू हुआ है, जिससे स्टॉक में करीब 4.7% की तेजी आई।